नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज से हम करंट के इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगामी आपके जो सभी एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, पीएससी हुआ, जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उन सब में करंट अफेयर्स आती है और उन सब के लिए ये आपकी हार्मफुल रहेगी। तो हर दिन आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करंट को अपने देना है, ठीक है ना। चले देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो आपको जिनको पता है वो आंसर सोच ले कि क्वेश्चन क्या है आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन आप वोट डालने जाते हैं वो कब मनाया जाता है आपका, तो आप कहेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ही संबंधित कुछ चीजें और याद रखनी है आपको कि इस बार की आपकी थीम क्या थी। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। तो क्यों मतदाता दिवस हम मनाते हैं, तो जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर वोट देने जाएं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने की थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत किसने की है। तो आप बताएं कौन है। हमारी तत्कालीन जो उस समय की राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने किया था। और पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 2011 में मनाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए, इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए इस बार हमने कौन से नंबर का मतदाता दिवस मनाया है, तो आप कहोगे 14वें नंबर का हमने मतदाता दिवस मनाया है। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी 2024 को। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा में 75वां वर्ष मनाया है, यानी 75वां वर्ष हमने स्वतंत्रता के बाद मनाया है, ठीक है ना। और इस समय हमने कौन सा मतदाता दिवस मनाया, तो आप कहोगे 14वां मतदाता दिवस हमने मनाया। और आगे देखिए, जो 2024 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है। तो देखिए, सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है इनकी थीम। तो आप कहोगे इसकी जो थीम है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। याद रखना 2024 की थीम क्या है आपकी, तो आप कहोगे वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। ये इस बार की हमारी थीम थी। आगे देखिए, 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लेंगे बताइए भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 25 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम प्रति वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। पहले मतदाता दिवस की पात्रता आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। ये भी याद रखना है कि सबसे पहले जो मतदाता वर्ष था उसकी उम्र कितनी थी, तो आप कहोगे 21 वर्ष थी। लेकिन ये भी डेट आपको याद रखनी है, कब 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, तो 1988 में। याद रखना आपको, 21 वर्ष से उम्र कम करके 18 वर्ष कब की गई थी, तो आप कहोगे ये 1988 में की गई थी। और इससे अब प्रति वर्ष आप जो वोट डालने जाते हैं, कब डालते हैं आप, तो आप 18 वर्ष से वोट डालने लगते हैं, ठीक है ना। और 1998 में 61वें संविधान संशोधन ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु कम कर दी गई। अब दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 1988 में इसे घटा के 18 वर्ष किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 1998 के 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कम किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, अभी आपको पता है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए। तो याद रखना, एक और क्वेश्चन है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार किसने प्राप्त किए हैं, तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राप्त किए। आगे देखिए, हर साल 25 जनवरी को ही हम एक और दिवस भी मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो देखिए, दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं और 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। साल 1948 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आप बताएंगे 1948 से की गई थी। इसी के साथ विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना आपको, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो आप कहोगे 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल इसकी जो थीम थी, स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 25 जनवरी
को जो आपका पर्यटन दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो आप कहोगे स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। क्या है? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ये इसकी आपकी थीम थी। तो देखिए अब आप मेरे साथ जो दिन है पेपर में दिवस पूछे जाते हैं उनको आप दोहराएं, ठीक है ना, कि हम देखते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो तारीख है आपकी 1 जनवरी, 1 जनवरी को हम मनाते हैं डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। याद रखना है आपको कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। फिर आता है 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आप कहोगे इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बताइए 3 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप बताओगे इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। फिर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला है 5 जनवरी, 5 जनवरी को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप बताओगे 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है 6 जनवरी, जब पक्षी आएंगे तो पक्षी कैसे होते हैं? अनाथ होते हैं, तो आप कहोगे 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया जाता है। फिर 7 जनवरी को महायान वर्ष मनाया जाता है। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप कहोगे महायान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये तो आपको पता ही है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। और अब आप कमेंट करके इसका आंसर देखिए युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। अगला है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और 16 जनवरी, 16 जनवरी को जो मनाया जाता है उसका वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना आपको कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब आता है 19 जनवरी, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डे है, इनको आपको जरूर याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 20 जनवरी, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन एक पक्षी है, उसके बारे में आपने देखा होगा जी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। और इसके बारे में ही पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 23 जनवरी, 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। फिर आता है 24 जनवरी, 24 जनवरी को हम मनाते हैं बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? तो आप कहोगे 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और आता है 25 जनवरी, एक और याद रखना है कि 24 जनवरी को एक और है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को ही हम अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और इस साल 2024 में आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना। अगर पूछा जाए कि बताइए 2024 में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी, तो आप कहोगे स्थायी शांति के लिए सीखना। ये इसकी क्या थी? थीम रखी गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? पेपर में पूछा जाता है कि बताइए इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आप कहोगे इस बार 2024 में पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है केवल कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को चुना गया है, ठीक है ना। आगे देखिए अब इसी से संबंधित कुछ चीजें और याद रखना है पद्म पुरस्कार से संबंधित कि वो जो 5 व्यक्ति हैं किस लिए और किस क्षेत्र में उनको पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार यानी 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी को, है ना। और इसमें 5 पद्म पुरस्कार, 17 पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024 के लिए पद्म पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है
जो अब तक गुमनाम थे। अगर देखो इस चार्ट की विशेषता याद रखो, ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है जिनका पहले कहीं तक नाम पता भी नहीं था, गुमनाम थे, उनको दिया जा रहा है। इसमें असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, दूसरे हैं जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। इस बार इन हस्तियों को पद्म विभूषण, और अगला आगे है जयंतिया माला बाली, 87 वर्ष की जयंतिया माला 50 से 60 के दशक में बेहतरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी, इनको भी पद्म विभूषण दिया जा रहा है। आगे देखिए जयंतिया माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से करियर की शुरुआत की। अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि बताइए तमिल फिल्म से शुरुआत करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी महिला है, तो उनका नाम क्या है, जयंतिया माला। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्मों को इंडस्ट्री में अपने योगदान से सराहा है। बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो चुका था। कोनिडेला चिरंजीवी, 68 वर्ष के एक्ट्रेस चिरंजीवी 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश की एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत किसने की, तो आप कहोगे उनका जो नाम है, उनका नाम है चिरंजीवी। क्या नाम है, चिरंजीवी। आगे देखिए 2006 में चिरंजीवी को पद्म पुरस्कार मिल चुका था। अब इसी में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू। मप्पुरम वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक इस पद पर रहे। इसके साथ इसके पहले वे 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे अपने परिवार के साथ हैदराबाद चले गए। पद्मा सुब्रमण्यम भारत नाट्यम नर्तक हैं। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्टिक एवं लेखिका भी है। पद्मा के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। इसलिए इन सब लोगों, कुछ जो लोग हैं उनको पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना जानकारी आपको इससे संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बन गई। एक बार और क्वेश्चन पढ़े आप। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बन गई, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सौम्या तिवारी। कौन बन गई आपकी सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर, तो आप कहोगे वो बन गई सौम्या तिवारी। ठीक है ना, आगे देखिए आईसीसी मेंस T20, ये भी याद रखना, आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। इसी के साथ दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस किसने जीता है, दीप्ति शर्मा ने जीता है। ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली ने जीता है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल एटार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। और इसी के साथ बीसीसीआई ने एमएस धोनी को की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया है। तो ये कुछ चीजें उनसे खिलाड़ियों से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, वो आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए हाल ही में सीनियर यूरो, क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में सीनियर यूरो क्यों स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका जो आपका आंसर है वो आप बताएंगे ज्योति रंधावा। कौन बन गए आपके, ज्योति रंधावा कौन बने आपके, तो देखिए आप कहेंगे हाल ही में सीनियर ब्यूरो क्यों स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, उनका नाम क्या आपका ज्योति रंधावा। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में तो अभी आपने देखा कुछ समय पहले जो गणतंत्र दिवस था उस समय हमारे क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे देखिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को मनाते हैं, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ हमारा जो आंसर है हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाई जाती है आपकी 25 जनवरी को मनाई जाती है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, जिसको सुक्खू के नाम से भी जानते हैं। देखिए मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्म पर हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की और भारत की आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसे बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। फिर बाद में 26 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बन चुका था। तो देखिए पहले ये राज्य नहीं था, राज्य बना, उसके पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये आपका राज्य बना था और जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। कब बना था? तो आप कहोगे 1971 में बना था। इसी के साथ हमें और कुछ चीजें याद भी रखनी है कि विंटर कार्निवाल शिमला में होता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल चुका है। तो ये भी पूछ सकते हैं, बताइए हट्टी जो समुदाय है वो किस राज्य में निवास करता है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में करता है। और हट्टी समुदाय को कौन सी कास्ट में लाया जा रहा है? अनुसूचित जाति में लाया जा रहा है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। तो देखिए ऐसे लोगों के लिए भी योजना तैयार की जा रही है जो अनाथ है, उनके लिए योजना तैयार करने वाला आपका राज्य कौन सा बन रहा है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश आपका राज्य बन गया है। अब इसी के साथ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश। फिर इधर ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की। तो अगर पूछ लिया जाए कि दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब देखिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हाल ही में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय भारत के चीफ गेस्ट कौन बने थे? ये आप सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर भी याद रख लीजिए। जो गणतंत्र दिवस पे हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? आपके फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बनकर इस बार हमारे आए थे। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कि ऐसा 6वीं बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत के चीफ गेस्ट बने। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे जो 6वें नंबर के हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बने। आगे देखिए फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवरम की कृति का उद्घाटन हो गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से इसको जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार और आप क्या कहेंगे कि हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आप कहोगे इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गोवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गोवा में राष्ट्रीय हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अब देखिए ये क्यों किया गया, इससे क्या होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सचिव विवेक भारद्वाज ने, कौन है सचिव? विवेक भारद्वाज गोवा में पंचायतों का हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख भी मिला है। याद रखना है कि कदम्ब शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो कदम्ब शिलालेख 10वीं शताब्दी का गोवा में मिला है। गोवा में
कि जो काजू है, काजू को जीआई टैग मिल चुका है। अगर क्वेश्चन आ जाए किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है, तो गोवा के। गोवा के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री ने कौन सा बाजार लॉन्च किया है, तो आपको स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर हुआ है, तो आप कहोगे गोवा में किया गया। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोवा में मनाया गया है। अब देखिए, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि हाल ही में किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका जो नाम है अजीत मिश्रा। किसको दिया गया है, अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, इनके बारे में देखते हैं कि जो अजीत मिश्रा है, ये ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा हैं, जो कानून और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट योगदानों के लिए इनको प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप, क्या नाम है, यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष जो हैं आपके अजीत मिश्रा, 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यानी पुरस्कार दे दिया गया। अब आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। क्वेश्चन आता है मिस अमेरिका, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है, तो आप कहोगे मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम क्या है, दिव्य कीर्ति सिंह बन चुके हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है किसको, आपकी, तो वो पहली महिला है, उनका नाम क्या है, दिव्य कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है दीपा भंडारे। दीपा भंडारे के लिए किसको पुरस्कार मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय को 2024 यानी कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि मतलब एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप कहोगे बीआर कंबोज को दिया गया है। इसरो के बीआर ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविसियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्लोबल आइकन अवार्ड किसको मिला है, तो आप बताओगे श्रीनिवास को, ठीक है ना। अब इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए कि हाल ही में किस राज्य में मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन क्या है आपका कि आप कहोगे कि हाल ही में किस राज्य में मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, तो उसका जो आंसर है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत की जा रही है। अब इसी से संबंधित कुछ चीजें और याद रखना आपको कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है आपके, नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन एक और याद रखना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप कहोगे उड़ीसा में, जहां पर उन्होंने पहली बैठक, दुनिया की पहली बैठक जिसमें ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा, तो आप बताओगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। इसी के साथ इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जो इसी में ये योजना आपकी चल रही है। आगे देखिए, उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को जीआई टैग मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना किस चटनी को जीआई टैग मिल चुका है। और उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी गई है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले यानी बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ था। इसी के साथ उड़ीसा के कंद्रे पांडा रसबली को
क्या दिया गया है, जीआई टैग मिल चुका है। और ये चीजें आपको एक और याद रखना, उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन है आपकी, सूरज, इनका निधन हो चुका है। ठीक है ना, ये आपको बस याद रखना है, किन किन चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। क्वेश्चन क्या है आपका, कि किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है, तो आपका जो आंसर होगा वो श्रीलंका होगा। श्रीलंका की सरकार ने, जो उधर की संसद है, ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। अब इसी से संबंधित आता है क्वेश्चन कि श्रीलंका संसद ने ऐसा क्यों किया है। तो ऐसा करने के लिए विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में कुल 108 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 62 पड़े थे, इसलिए इसको मंजूर कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधन के सुझावों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान किया है, तो ऑनलाइन जो चीजें चल रही उन सब पर निगरानी की जाएगी। और आलोचकों का कहना है कि यह दी राष्ट्र के अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करता। देखिए, कुछ चीजें किसी भी विधेयक हो उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ अच्छा कहते हैं और कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज अच्छाई होती है वो पारित हो जाते हैं आपके। इसी के साथ आपको देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ टाइम आपको थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। लगभग आप 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करंट पढ़ेंगे तो आपके जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके बाहर नहीं जाते। ठीक है ना, तो आज की हमारी करंट पूरी हो गई है, इसके बाद आप नेक्स्ट डे देखते हैं।